विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने चेक किया था रदरफोर्ड का अल्फा कोलोन के प्रकीर्णन का प्रयोग। ओके, और इस प्रयोग के पश्चात अब बारी आती है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। एक्चुअल में सबसे पहला मॉडल कल आपको बताया गया था कि जो है थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन के परमाणु के मॉडल में जो भी कमियां थी, उन कमियों को रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर जो मॉडल निष्कासित किया गया था उससे दूर किया। ओके, तो लास्ट टर्म पे हमने चेक किया था रदरफोर्ड का अल्फा कोलोन के प्रकीर्णन का प्रयोग। आज हम लोग उसी प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उससे बनाया गया मॉडल, ओके, जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग का फोकस होगा ये मॉडल, ठीक है ना। और ये मॉडल महत्वपूर्ण है, कल का प्रयोग भी महत्वपूर्ण था। प्रयोग के पश्चात जो अब चांस मिलता है वो मॉडल को मिलेगा। प्रयोग में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन बिंदुओं को संकलित किया गया परिकल्पना के फॉर्म में। ओके, एक अजम्पशन बनाया गया और मॉडल के 3 बिंदु बनाए गए हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि अक्सर बोर्ड में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के विषय में लिखने को आता है। साथ में इनकी जो 2 कमियां हैं उन कमियों को भी आप लिखेंगे, क्योंकि अभी भी भौतिक विज्ञान का ये जो आपका नाटकीय भौतिकी है, इसमें कुछ अभी इस मॉडल में कुछ कमी थी। इन कमियों को आपको बताना है। इन कमियों को बाद में आगे चल के कुछ और वैज्ञानिक, नील्स बोर जैसे वैज्ञानिक इनको दूर करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग अभी चेक करते हैं मॉडल के 3 बिंदु। तो निश्चित रूप से रदरफोर्ड ने अल्फा कोलोन के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संकलित किया। ओके, और संकलित करने के पश्चात जो है 3 महत्वपूर्ण बिंदु बनाए। उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो है, जो आप देख पाते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये मॉडल वही 3 बिंदु हैं, ठीक है ना। तो चेक करते हैं। पहला बिंदु आपके स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में केंद्रित रहता है। इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। एक्चुअल में मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि कल जो आपने प्रयोग किया हुआ था, उस प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, इस बिंदु को मैंने कल बताया था कि -15 मीटर इसकी त्रिज्या होती है। मतलब वह स्थान जहाँ पे परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में केंद्रित रहता है। एक्चुअली जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपने माइक्रोन देखा हुआ है, आपने एंगस्ट्रॉम देखा हुआ है, ठीक है ना। सब जानते हैं कि माइक्रोन में -6 पावर होता है, एंगस्ट्रॉम में -10 होता है। ये जो लिखा है -15, ये भी एक सांकेतिक में लिखा था फर्मी। क्या लिखता है? फर्मी। एक्चुअली एक फर्मी की बात करेगा तो एक फर्मी में -15 मीटर होता है। ये भी आपको याद कर लेना है। तो निश्चित रूप से जो आपका रेडियस, नाभिक का जो रेडियस बताया गया है, नाभिक की जो त्रिज्या बताई गई है, वो -15 मीटर बताई गई है। और इसी सूक्ष्म गोलाकार भाग में जो नाभिक का, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश केंद्रित रहेगा, ठीक है ना। ये से आपने चेक कर लिया है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 में आपने नाभिक के विषय बता दिया है, नाभिक की परिभाषा क्या होती है, उसका फैलाव कितना है, उसका रेंज कितना है। ओके, नंबर 2 पे देखिए, नाभिक के बाद बात आती है परमाणु के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनों की। निश्चित रूप से नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों को फैलाव होगा, जैसा कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कोलोन के प्रकीर्णन के प्रयोग में दर्शाया था। और डायग्राम में देखिए यही कुछ ऐसे बता रहा है। ये जो चित्र बना है इसको आप बिल्कुल आइडियल ना माने, क्योंकि ये जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, आज के युग में इसमें बदलाव किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग को फोकस करना है केवल रदरफोर्ड के मॉडल पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नाभिक दिखाया गया है धनावेशित सेंटर पे एक सूक्ष्म गोलाकार के रूप में, और ये पूरा जो भाग है इसमें इलेक्ट्रॉन कई जगह दिखाया गया है नेगेटिव के फॉर्म में। ये पूरा सर्किल जो बना है, गोला बना है, ये आपका एक परमाणु हो जाएगा। ओके, परमाणु का मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं अब परमाणु की। तो नाभिक के चारों ओर वह स्थान, नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ पे
इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएंगे। ओके, और देखिए इसका रेंज भी दिखाया गया है -10 मीटर, मतलब नाभिक के चारों ओर लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक, रेंज तक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएगा। तो पहले पॉइंट पे आपने नाभिक की त्रिज्या, नाभिक के विषय में जानकारी प्रदान की। नंबर 2 में आपने फोकस किया है परमाणु के विषय में, अर्थात नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है ना, उसका रेंज देखिए -10 मीटर आपको याद कर लेना है, कोटिवान इसका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है कि नाभिक पे जितना धनावेश होगा, ओके, ध्यान देंगे कि नाभिक पर जितना धनावेश होगा उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश, उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट एक्चुअल में, अब ये देखिए नाभिक हो गया है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो इसका क्या क्राइटेरिया है उसको आपको बताना है। और आपने चूंकि छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 11th वगैरह में कि जब कोई पदार्थ, कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सर्किल में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो निश्चित रूप से एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, कई एग्जाम्पल आपने देखा हुआ है, चाहे डोरी को किसी पत्थर से बांध कर आप घुमाइए, है ना, तो वहाँ भी डोरी और पत्थर के बीच में इतना बल लगता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है। जब गाड़ियाँ सड़क के 30 मोड़ पे मुड़ती हैं तो वहाँ भी जो है टायर और सड़क के बीच में एक घर्षण बल लगता है जो कि अभिकेंद्र बल को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से यहाँ भी चूंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में एक कोई न कोई अभिकेंद्र बल के द्वारा कोई और बल भी होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या निकलता है निष्कर्ष देखिए कि इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल का मतलब एक ऐसा बल जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर बनी रहे, जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ओके, ध्यान से देखेंगे इसको, इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच उत्पन्न स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ओके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। और निश्चित रूप से ये ऐसा बल है जो कि अभिकेंद्र बल को बैलेंस करेगा। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अभिकेंद्र बल जब भी बोला जाएगा तो इसके साथ में एक और बल एडजेसेंट होगा, जुड़ा होगा, जो कि उस अभिकेंद्र बल को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, इन इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला? इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल मिला इलेक्ट्रॉन और नाभिक, नाभिक पे धनावेश है ना, इन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में उत्पन्न स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो आप देख पाते हैं कि इस पॉइंट को समझ लें कि इन इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अक्सर बोर्ड में 3 नंबर तक क्वेश्चन ही बनते हैं, जहाँ पे आपको रदरफोर्ड के मॉडल के 3 पॉइंट्स दर्शाने होंगे और साथ में क्वेश्चन बढ़ा के देगा तो आपको जो है कमियां भी दिखानी पड़ेगी। निश्चित रूप से मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ कमियां हैं, हम लोग उसको भी फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप एक बार फिर से चेक कर लें, आपको 3 पॉइंट जो है इस प्रकार से लिखने पड़ेंगे इसी लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा हेरफेर ना करें, कोशिश करें, ठीक है ना। नाभिक के विषय में, परमाणु के विस्तार के विषय में, और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से बन रहा है, ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो देखिए हम लोग चेक करने वाले हैं अब जो परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियाँ। शुरुआत की जो भी मॉडल बनाए गए थे उन मॉडल को आप परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन मॉडल में कुछ न कुछ कमियाँ रह गई थी। तो निश्चित रूप से रदरफोर्ड का मॉडल भी जो है उन कमियों का शिकार बना। हालांकि रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था, जो बिंदु आपने अभी पढ़े हुए हैं, ये सारे बिंदु तमाम एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट होते हैं, प्रायोगिक सिद्धांत, उन पे खड़े उतरते हैं। और साथ में इस मॉडल को आपका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है
वहाँ से इसको पूरा समर्थन मिला है, टोटल सपोर्ट। लेकिन इसके बावजूद कुछ कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से नए वैज्ञानिकों को मौका मिला, उन वैज्ञानिकों ने इन कमियों को भी दूर किया। ओके, ताकि आज जो आप देखते हैं परमाणु मॉडल आज की डेट में वो परफेक्ट है, कंप्लीट है, किसी भी और पहलू से घिरा हुआ नहीं है, कंप्लीट उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो हम लोग चेक करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की, परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या हैं। ओके, तो देखिए 2 कमियां गिनाई जाती हैं और ये कमियां भी महत्वपूर्ण हैं। पहला कमी देखिए ये है कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप इतना बड़ा मॉडल बनाते हैं और वो मॉडल अगर परमाणु के स्थायित्व के विषय में ना बता पाए, परमाणु के स्थायित्व को लेकर तमाम सवाल खड़े हों, परमाणु के स्थायित्व के विषय में एक प्रश्न चिन्ह अगर बनता है, तो निश्चित रूप से मॉडल पे उंगली उठना लाजमी है। ओके, तो यहाँ देखिए परमाणु के स्थायित्व के संबंध में रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तब आप ये समझें कि एक्चुअल में नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और मॉडल में देखिए कहीं ये नहीं बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है। परमाणु मॉडल में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जो है परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर कहाँ चक्कर लगाता है। यही एक चूक हुई थी और इस चूक की वजह से ये कमी उत्पन्न हो रही है स्थायित्व के विषय में। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण, ठीक है, एक आपका होता है स्थिर गति विज्ञान, स्थिर वैद्युत गति विज्ञान होता है। और वो कहता है कि जब कोई आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में गति होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन में मोशन भी है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज भी होता है, ठीक है ना। और ऐसा आवेशित कण जो कि गतिमान है, किसी निश्चित बिंदु को चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो वो अपने अंदर से वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है। यू हैव स्टडीड अर्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपने इसके पहले चैप्टर में देखा हुआ था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो यहाँ पर जब ये कण, आवेशित कण जब इस प्रकार से गति करता है तो अपने अंदर से वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है। ठीक, देखिए ऊर्जा निकलना चालू हो गया है। और जब किसी कण से, किसी बॉडी से जब ऊर्जा निकलता है तो ऊर्जा निकलने का मतलब कि उसमें कमी आती है, उसका वेग कम होता जाएगा, है ना। और कुछ इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर यूँ लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। बाद में इसकी कक्षा चूँकि छोटी होती है, इसका जो ऑर्बिट है वो लगातार निरंतर छोटा होता जाएगा और लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालू हुआ था, इसको फाइनली नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। धन आवेश के अंदर, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश मिलने का मतलब है कि स्थायित्व पे सवाल उठना। क्योंकि धन और ऋण मिलेगा तो निश्चित रूप से वो दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। तो ये जो परमाणु के स्थायित्व के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के अंदर प्रवेश करना। तो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर प्रवेश करता है, इसका सीधा मतलब है कि वह परमाणु अब स्थायित्व की लाइन से बाहर चला गया, ठीक है ना। डेफिनेटली एनीबडी कैन क्रॉस क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इफ वी एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। यदि आप रदरफोर्ड मॉडल की प्रत्येक पॉइंट को अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से परमाणु के स्थायित्व पर सवाल उठेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये लिखना है तो मेरे ख्याल समझ में आ गया है कि कोई शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गति विज्ञान आपको बताया गया उसमें आवेशित जो कण होता है, गतिमान कण, जब वो किसी निश्चित बिंदु के चारों घूमता है लगातार साइकिल फॉर्म में, ओके, तो लगातार घूमने की वजह से उसकी ऊर्जा में ह्रास होता है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है। उस कमी की आने की वजह से कक्षाएं लगातार, ऑर्बिट लगातार छोटे होते जाएंगे, है ना। और बाद में यही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए था, यदि हम लोग रदरफोर्ड के इस मॉडल को स्वीकार करें तो निश्चित रूप से धनावेश और ऋण आवेश के मिलने का मतलब है कि विनाश, है ना। और इसका सीधा मतलब है कोई परमाणु अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था।
तो ये निश्चित रूप से पहला बिंदु बहुत ही खतरनाक रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि स्टेबिलिटी पे सीधा सीधा स्थायित्व पे सवाल उठने लगता है, ठीक है ना। तो देखिए सेकेंड कमी हम लोग पे यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट जो कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों में आएगा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। पहला आपने चेक किया कि प्रमाण के स्थायित्व के विषय में मैंने आपको डिटेल बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में किस प्रकार से रदरफोर्ड के प्रमाण मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया। निश्चित रूप से रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकरण का प्रयोग एक माइलस्टोन साबित हुआ। इसके 3 बिंदु अभी भी महत्वपूर्ण हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां हैं। कमी नंबर 1 और कमी नंबर 2 चेक करिए स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके, एक्चुअली रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा। उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में घूम सकता है। उनका ये स्टेटमेंट था, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं वृत्तीय कक्षा होगी, लेकिन कोई क्रम नहीं है कि कहाँ घूमेगा। और यदि हम रदरफोर्ड के मॉडल को स्वीकार करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनेगा परमाणु का, ओके, वो सतत बनेगा, ठीक है ना, जबकि कंटिन्यूस नहीं बनता है। ओके, यदि हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्वीकार करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो सतत बनेगा, क्योंकि जो भी तरंगदैर्घ्य, हर संभव तरंगदैर्घ्य का स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से जो स्पेक्ट्रम बनने वाला होता है वो बेसिकली कंटिन्यूस होता है, सतत, जबकि उसी समय जो प्रयोग किए गए थे उसके आधार पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे वो स्पेक्ट्रम रेखीय थे, लीनियर। ओके, क्योंकि उस समय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किया था उसके आधार पर स्पेक्ट्रम बन रहा था वो केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों के ही स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे। ओके, तो निश्चित रूप से दोनों में अंतर है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सतत है, कंटिन्यूस है, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है। जबकि वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया था उस समय उनके जो निष्कर्ष थे वो लीनियर, कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम बने। ये लीनियर है, रेखीय है, और ये कंटिन्यूस है, सतत है। तो निश्चित रूप से रदरफोर्ड का मॉडल था वह परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, और इन 2 कमियों की वजह से पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि कुछ बिंदु इसके स्वीकार किए गए, कई प्रयोग रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा सिद्ध किए गए, और सारणी में इसको अच्छा स्थान दिया गया और सारणी ने इसका समर्थन किया। लेकिन 2 कमियां मैंने आपको बता दी, इनको आपको समझ लेना है, इनकी लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी। ओके, और अब देखिए जब ये 2 कमियां सामने आ गई हैं तो इसके पश्चात एक नए वैज्ञानिक आए थे, नील्स बोर। ओके, 1913 में एक नए वैज्ञानिक आए थे, नील्स बोर। तो देखिए नील्स बोर साहब 1913 में उन्होंने इसका अध्ययन किया और चेक किया कि जो है मॉडल में जो भी कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो निश्चित रूप से रदरफोर्ड ने जो है जो भी कमियां की थी उन कमियों को नील्स बोर ने अपने मॉडल में क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो कि प्लैंक का दिया हुआ था। ओके, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया, और 3 नई परिकल्पनाएं या 3 नई अभिक्रियाएं, ओके, 3 न्यू पॉस्टुलेट्स प्रस्तुत किए, 3 न्यू एजम्पशंस, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नील्स बोर का जो 3 पॉइंट है, आप अभी अगला वीडियो जो बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ओके, तो न केवल इन 2 कमियों को दूर करता है बल्कि चूंकि प्लैंक का क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल किया गया है, आज का जो फिजिक्स है वो टोटली बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पे, है ना। जब आप आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को शो किया गया है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन थ्योरी है, न्यूटन की थ्योरी, और जो आपका क्वांटम थ्योरी है वो प्लैंक बेस्ड थ्योरी है। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए विद्यार्थियों, इसको आपको चेक कर लेना है और एक एक पॉइंट आपको यहाँ से नोट भी करना है जो मैंने आपको सांकेतिक रूप में बताया हुआ है, मौखिक रूप में।
उसको आपको चेक कर लेना है। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू एवरीबडी, थैंक्स।